अच्छा जी, सबसे पहले जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसमें आपने क्या करना है, आपका जो वाइवा होगा, वाइवा में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के 4 चैप्टर शुरू के आपने सबमिट करवाने हैं। पहला चैप्टर जो होता है वो प्रपोजल होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिलीवरेबल। इन डिलीवरेबल्स को आपने सबमिट करवाना है। दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे राब्ते में थे या जिन लोगों को फिक्र थी अपने काम से रिलेटेड, उनका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो लिख नेक्स्ट है। जिन लोगों ने अपना काम नहीं किया या जो लोग भूल गए थे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। तो आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है? सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है अपनी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले जनाब, जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आपने फॉर्मेटिंग का खास ख्याल रखना है। आपके पास पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें देखी जाती हैं सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि वो जो कवर पेज होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की गाइडलाइंस में ऑलरेडी गिवन है, उसकी फॉर्मेटिंग जैसे गाइडलाइंस में है एग्जैक्टली वैसे ही आपने अपनी फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आना है। दूसरी चीज, टेबल ऑफ कंटेंट। तीसरी चीज, टेबल ऑफ टेबल्स। और तीसरी चीज, टेबल ऑफ फिगर्स। यानी कि हमारे पास 3 टेबल्स होंगे जो कि इंडेक्सेस होंगे और उसके अंदर आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, जो हेडिंग्स वगैरह कौन से पेजेस पे हैं। टेबल ऑफ टेबल्स आप बनाएंगे कि कौन कौन से टेबल्स किस जगह कौन से पेज पे मौजूद है। और ऐसे ही टेबल ऑफ फिगर्स आप बनाएंगे, जो इमेजेस, जो डायग्राम्स, जो यूज केसेस, ये सारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप और वाले काम कर रहे हैं, ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गिवन होंगी डायग्राम्स, उनका आपने एक टेबल सेम एज टेबल ऑफ कंटेंट। हाँ, ये अबू बकर का ना माइक ऑफ करवा दें। इसके बाद अगली चीज जो है वो है आपकी फॉर्मेटिंग। ज्यादातर ये चीज आपने देखनी है, एक तो आपने अपनी पूरी डॉक्यूमेंट को अलाइन जस्टिफाइड करना है। अलाइन जस्टिफाइड से क्या होगा कि एक थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी अच्छी हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने अलाइन लेफ्ट कर देना है अपनी पूरी डॉक्यूमेंट को। उससे ये होता है कि राइट साइड पे स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा आती है और इससे जो एग्जामिनर है उस पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सो आपने अपनी पूरी जो फॉर्मेटिंग है वो अलाइन जस्टिफाइड करनी है। इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे एम्प्टी स्पेसेस नहीं छोड़नी। एम्प्टी स्पेसेस मींस कि आपने एक हेडिंग स्टार्ट की, हेडिंग के बारे में कुछ कंटेंट आपने लिखा और उसके बाद बहुत सारी स्पेस देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट की। वो जो स्पेस आप देंगे वो अलाउड नहीं होती, वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कम से कम स्पेसिंग हो और इवन लाइन स्पेसिंग हो, बराबर होनी चाहिए लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है उसमें अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं तो आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बार बार, लेट्स से कि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाह रहे हैं, तो समटाइम्स जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कॉमनली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो नेक्स्ट पेज के लिए बार बार एंटर प्रेस कर जाते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे तो आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, कुछ आप चेंजेस वगैरह करेंगे,
तो अल्टीमेटली आपका सेकंड चैप्टर के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के दरमियान में बहुत सारा आपने एंटर प्रेस किया हुआ और स्पेस दी हुई है। जैसे ही आप मॉडिफिकेशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 कम या ज्यादा होगा तो उससे आपका चैप्टर 2 भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट। तो कोशिश ये करें कि आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप बार बार एंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे जो कर्सर है उसको लेके जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर पेज ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आसानी ये होगी कि अगर मॉडिफिकेशन चैप्टर नंबर 1 में होती है, चैप्टर नंबर 1 कम होता है या ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे ही न्यू पेज पे ही चैप्टर नंबर 2 रहेगा। सो अलाइन जस्टिफाइड की बात हो गई, स्पेसिंग की बात हो गई, पेज ब्रेक्स की बात हो गई। लेआउट को बहुत ज्यादा देखा जाता है बजाय इसके कि कंटेंट को गौर से देखा जाए। एक ओवरऑल आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंप्रेशन दे रही होती है, एग्जामिनर को बता रही होती है कि मैं क्या हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने सेम फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है। यूजुअली टेबल ऑफ कंटेंट आप गाइडलाइन यूज स्टूडेंट करते हैं कि गाइडलाइन को ही ओपन किया और उसको एडिट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही वो टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट में जो फॉन्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में कुछ और फॉन्ट्स चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 की कुछ हेडिंग्स में कुछ और फॉन्ट चल रहे हैं। अजीब सा इंप्रेशन देती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत बुरी चीज है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉन्ट साइज है, स्पेसिंग है, सारा कुछ सेम हो। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग सारी कर ली है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अब प्रिंटिंग की तरफ आना है। प्रिंटिंग में क्या करना है आपने कि A4 साइज का डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे। अपने लेआउट में ऑलरेडी आप A4 कर चुके होंगे, बाय डिफॉल्ट लेटर होता है या लीगल पे नहीं आपने जाना है, A4 साइज लेना है। और आपने जो प्रिंटिंग करनी है वो सिंगल साइड की प्रिंटिंग करनी है। सिंगल साइड प्रिंटिंग मींस कि एक शीट पे एक साइड प्रिंट होनी चाहिए। बुक की तरह डबल साइड प्रिंटिंग नहीं करवानी है। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप ऐसे सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो प्रिंटिंग होने के बाद आपने ये काम करना है कि जो बाइंडिंग करवानी है वो स्पाइरल बाइंडिंग होगी। स्पाइरल बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है जिसमें साइड पे वो ब्लैक कलर के स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं और फ्रंट पे एक प्लास्टिक की शीट होती है। आपने थीसिस बाइंडिंग नहीं करवानी। थीसिस बाइंडिंग वो होती है जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, एक मोटे से गत्ते वाली बाइंडिंग करवाई जाती है ब्लैक कलर की और उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। वो वाली बाइंडिंग आपने अभी नहीं करवानी। ठीक है, वो महंगी भी होती है और अभी आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई तो इसलिए आप पैसे जाया नहीं करें। आपने अपनी स्पाइरल बाइंडिंग जो है वो सबमिट करवानी है। कितनी कॉपीज? 2 कॉपीज। एक कॉपी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सबमिट होगी और एक कॉपी कॉलेज में सबमिट होगी। ठीक है जी। सो जब आप प्रिंटिंग कर लेंगे, स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेंगे, 2 स्पाइरल बाइंडिंग हो गई, एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए होगी और एक कॉलेज के लिए होगी। इसमें चैप्टर नंबर 1 में जब आप प्रपोजल लिख रहे होते हैं आपको पता है कि एक टेबल आता है टॉप पे जिसमें मेंबर्स नेम्स और प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। एंड में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साइंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने अपनी दोनों डॉक्यूमेंटेशंस को सिग्नेचर करवाने हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से, जो भी आपका सुपरवाइजर आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट फॉर्म में सीडी बनानी है, सीडी राइट करनी है और वो सबमिट करवानी है। डॉक्यूमेंटेशन की तरह ही जैसे 2 कॉपीज थी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जाएगी और एक कॉलेज के पास रहेगी। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन आपकी पेंडिंग है, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट नहीं होगी, लेकिन आपने कॉलेज को हार्ड सॉफ्ट फॉर्म में अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिट करवानी। ठीक है, इसके लिए मेथड हम लोग देख लेंगे कि कौन सी आप अगर ईमेल कर सकते हैं ईमेल कर दें या मूडल पे आप कर सकते हैं मूडल पे कर लें।
बहरहाल ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप कंप्लीट कर लें। कुछ टिप्स हैं जी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कॉमनली स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। उन गलतियों को आपने नहीं करना, आपने अपना जो वाइवा है वो इम्प्रूव्ड देना है, ताकि जो पास्ट में गलतियां होती रही हैं, ये स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, वो आप लोग ना करें। सबसे पहले मेजॉरिटी के पास घर में प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता, वो डायरेक्टली अपने लैपटॉप से प्रिंट नहीं निकालते, वो कोऑपरेटिव स्टोर्स पे जाके प्रिंट लेते हैं। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो फॉर्मेटिंग आपने अपनी की हुई है लैपटॉप पे, वो सारी फॉर्मेटिंग आपने सेम डॉक्यूमेंट को यूएसबी में सेव किया और कोऑपरेटिव के पास जाके अपने प्रिंटिंग के लिए उनको बोला, जैसे ही वो अपने कंप्यूटर में खोलते हैं वहां पे फॉर्मेटिंग चेंज हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग्स या प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हुई हुई होती हैं। यहाँ पे बहुत मसले आते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी और प्रिंटिंग के वक्त डॉक्यूमेंटेशन कुछ और हो गई, स्पेसिंग आ गई, फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, जस्टिफाइड नहीं रहा, फॉन्ट चेंज हो गया वगैरह वगैरह। सो आपने क्या करना है कि जब आप कोऑपरेटिव पे जाएं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, तो आपने पीडीएफ में सेव एज कर लेना। इससे फायदा ये होगा, जब आप सेव एज पीडीएफ करेंगे और यूएसबी में डाल के कोऑपरेटिव वालों को देंगे, जिस फॉर्मेटिंग में आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है पीडीएफ में वही सेव होगा। और आपको पता है पीडीएफ जो है वो नॉर्मली एडिट नहीं होता, तो उस पीडीएफ का जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपके लैपटॉप में या जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि अगर आप बाहर से प्रिंट निकलवा रहे हैं, कोऑपरेटिव स्टोर वगैरह से प्रिंट निकलवा रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज पीडीएफ करना है और सेव एज पीडीएफ करने के बाद वो जो पीडीएफ फाइल है उसको आपने प्रिंट करवाना है, बजाय इसके कि आप डॉक्यूमेंट फाइल या वर्ड की फाइल जो है वो सबमिट करवाएं। क्लियर है जी? अच्छा, अब इसके बाद सारी चीजें हो गई कि आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना ली है और फॉर्मेटिंग वगैरह हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपसे वाइवा का दिन आ गया और उसमें आपने क्या क्या चीजें बतानी है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से मैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर कर लूंगा। एक वर्ड की फाइल भी हम लोगों ने बनाई है जिसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं कॉमनली, वो सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व। ओके, सबसे पहले जैसे ही आप एग्जामिनर के पास जाते हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे जो फेलो कॉलेज हैं, रीडर वगैरह या कोई और कॉलेज है, उनके स्टूडेंट्स भी आपके पास आपके साथ। बच्चे गलतियां ये करते हैं कि जब एग्जामिनर के सामने खड़े हुए होते हैं या उस लैब में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे वाइवा हो रहा होता है, तो ज्यादातर टाइम गुजारने के लिए दूसरों को आगे आगे भेजते हैं कि भाई रीडर वाले आप चले जाएं या आप चले जाओ मैं बाद में जाऊंगा। कोशिश ये करनी है जैसे ही आपका वाइवा स्टार्ट हो आप सबसे पहले जाएं। इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे जो एग्जामिनर है वो बोर होता जाता है। जैसे ही एग्जामिनर बोर होगा और उसका मूड खराब होता रहेगा, तो अल्टीमेटली उसका असर आपके मार्क्स पे भी पड़ेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने फेलो मेंबर्स को कहें, अपने ग्रुप मेंबर्स को कहें कि हमने सबसे पहले जाना, लेट नहीं करना। जितना देर लगाते जाएंगे, जितना डरते जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स पे भी असर होगा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जाहिर बात है कि आपको जो है समटाइम्स आप डिफेंड कर पा रहे होंगे अपने क्वेश्चंस को, समटाइम डिफेंड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, 1 2 3 4 घंटे जैसे भी टाइम गुजरता रहेगा, आपके एग्जामिनर जो है वो बोर होता जाएगा और एग्जामिनर जैसे ही बोर होगा उसका अल्टीमेटली जो फर्क है या इम्पैक्ट है वो आपके मार्क्स पे पड़ेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी फ्री होने की कोशिश करें, वाइवा दें और अपनी जान छुड़वाएं। देखिए जी, पिछले 2 3 महीने में आप जो काम कर रहे हैं और उसको आपने प्रेजेंट करना है, जल्दी से प्रेजेंट हो जाएगा, ज़्यादा आसानी होगी, आपको पता होगा कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्या किया हुआ है।
उन 1 2 3 घंटों में अगर आप लेट करते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर जो है ना कोई मेहरबानी कर दे या कोई ऐसी चीज जो कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और आपको कुछ और चीजें आना स्टार्ट हो जाए, ऊपर से नाजिल होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करके डिफेंड करके साइड पे। ओके, इसके अलावा जी जब आप वाइवा दे रहे होंगे तो आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो कुछ इस तरह की जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पूछा जाता है जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, सबसे पहले तो देखी जाती है डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग कैसी हुई है। अगर फॉर्मेटिंग बुरी है, इट मीन्स कि प्रोजेक्ट जो है वो हल्का है। आपने अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है इस प्रोजेक्ट, इस वाइवा के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसा दिखता होगा या उसमें क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ये वाली सारी चीजें जो है वो आपने प्रेजेंट करनी है, बतानी है। आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं दिखा। सो सबसे पहले ये पूछा जाता है, हाँ जी आपका प्रोजेक्ट क्या है। इट मीन्स कि आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल बताना है। आप जितना आपको आता है उतना ही आपके तमाम प्रोजेक्ट मेंबर्स को या ग्रुप मेंबर्स को आना चाहिए। ठीक है, वो रैंडमली आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। आपने जो जो चीजें याद की हुई है या जो चीज आपको आती है वो आपने वाइवा की तैयारी करते वक्त अपने फेलो मेंबर्स को भी बता देनी है, ग्रुप मेंबर्स को। इसके बाद क्या काम होगा, आपसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल पूछा जाएगा, फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का प्लेटफॉर्म कौन सा है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेंबर्स कौन कौन हैं और किन किन मेंबर्स को कौन कौन से टास्क असाइन किए गए। अब देखें, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है या कर रहे हैं, आप गो थ्रू हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन से, तो इसमें मेरी जो क्वेश्चनिंग है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है जो कंटेंट आपने लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन की गाइडलाइन से। आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं, किस ग्रुप मेंबर को कौन कौन सा टास्क असाइन किया जाएगा, किस बेस पे वो वाले टास्क जो हैं वो आपने असाइन किए, आप टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज क्या क्या होंगी, आपका प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे होगा, आपके प्रोजेक्ट को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके टारगेट यूजर्स कौन कौन होंगे, इन टारगेट यूजर्स के कितने पैनल्स होंगे, आपका प्लेटफॉर्म वेब बेस्ड है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है या डेस्कटॉप बेस्ड है, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें कितने यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होंगी, फेल ओवर के क्या क्या चांसेस हैं, डाउन टाइम कितना रह सकता है, वगैरह वगैरह। ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली क्या है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। जब आपने खुद से डॉक्यूमेंटेशन की होगी आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकेंगे कि भाई मेरी डॉक्यूमेंटेशन में ये फॉर एग्जांपल जी आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे आपकी डॉक्यूमेंट ले ली और वो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करते जा रहे हैं, साथ साथ आपसे पूछते जा रहे हैं कि आपके गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव अपने बताते जाना है। और गोल एंड ऑब्जेक्टिव जाहिर बात है कि जब आपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा वो भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये तमाम चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि हमारे गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं, प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वगैरह। इसके बाद आपको डायरेक्टली आपसे जो है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 वाले क्वेश्चंस की तरफ ले जाया जाता है। कॉस्टिंग बेसिकली 3 टाइप्स की हैं। कुछ लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई हैं, जिन लोगों ने मुझसे पूछ लिया था मैंने उनको बता दिया था, जिन लोगों ने नहीं पूछा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में चैप्टर नंबर 2 में 2 टाइप की कॉस्टिंग गिवन है, सॉरी 3 टाइप की कॉस्टिंग गिवन है और इसमें आपने 2 करनी है। कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? सबसे पहले हमारे पास फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है, फिर उसके बाद हमारे पास कोकोमो है और इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इन 3 में से एटलीस्ट
2 कॉस्टिंग मेथड्स आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे और मेक श्योर कि आपकी किसी भी मेथड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट निकल रही होगी आपके प्रोजेक्ट की वो मिलती जुलती हो, यानी कि करीब करीब हो। लेट्स से कि कोकोमो आप यूज कर रहे हैं तो कोकोमो मॉडल से आपकी जो कॉस्टिंग निकली है वो अराउंड 40,000 रुपीज निकली है या 35,000 रुपीज निकली है। ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आप करेंगे तो अराउंड 35, 36, 34,000 आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। या अगर आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें भी इसी बेस पे आप अपनी कॉस्ट को निकालेंगे, यानी कि आपकी दोनों तीनों जितनी भी आप मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो बराबर होनी चाहिए। एग्जैक्ट सेम ना हो, थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि ये एस्टिमेशन होती है और एस्टिमेटेड वैल्यू में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। इसके बाद आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपने अपनी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि सर मैंने कोकोमो से इतनी कॉस्ट निकाली है और जो मेरे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इससे मेरी इतनी कॉस्ट निकली है, तो ऑलमोस्ट मेरा इस रेंज में प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइटल के बाद वो ये है कि आपने ये वाला काम किया। लेट्स से कि आप में से कोई अपना प्रोजेक्ट बताए प्लीज, प्रोजेक्ट टाइटल। सर फूड डोनेशन सिस्टम, ऑनलाइन फूड डोनेशन। ऑनलाइन फूड डोनेशन जी। अब आपसे पूछा गया कि आप अपना प्रोजेक्ट टाइटल बताएं, आपने बताया कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन फूड डोनेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो पूछेंगे और जनरल आप सबसे पूछा जाएगा वो ये है कि ऑनलाइन फूड डोनेशन इसमें क्या किया जाता है, वो आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। वो कहेंगे यार ये वाली चीज तो ऑलरेडी मार्केट में है, आप क्या इस प्रोजेक्ट में क्या नोवेलिटी है। नहीं अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज हुई जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, कोई आपने नोवेल काम किया हुआ है तो वो तो ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेम है जो मार्केट में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो उसके लिए डिफेंड करने का बेस्ट आंसर जो है वो ये है, सर ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, वो जो टेक्निकल गुरुज हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट उन मॉड्यूल्स को या उन सॉफ्टवेयर को देखते हुए मैं खुद से इसको बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, ये इसका बेस्ट आंसर है क्वेश्चन का। हमेशा आप में से मेजॉरिटी से यही पूछा जाएगा यार ये वाला काम तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपने नया क्या किया। अगर कुछ नया काम आपने किया हुआ है तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिन जो प्लेटफॉर्म पे अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, फ्लटर वगैरह पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्टेनोग्राफी का प्रोजेक्ट है, वो जहाँ लोग कर रहे हैं वो एंड्रॉयड पे नहीं है तो वो एंड्रॉयड पे बनाया जा रहा है बाहर। ये वाली सारी चीजें आपने डिफाइन कर। इसके बाद कॉस्टिंग के बाद चैप्टर नंबर 2 से मोस्टली कॉस्टिंग पूछी जाती है और ब्रेकडाउन पूछा जाता है। अच्छा, टाइम हमारे पास जो मीटिंग का है वो 10 मिनट्स रहते हैं। ये मीटिंग रिकर्सिव है, आपने जैसे ही मीटिंग खत्म हो या ये मीटिंग एंड हो जाए तो आपने दोबारा से इसको ज्वाइन करना। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी कॉस्टिंग से रिलेटेड कि आपने अपनी कॉस्टिंग जो है वो निकाल ली और उनको एक्सप्लेन कर दिया सर मेरी इतनी कॉस्ट निकलेगी प्रोजेक्ट की। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या। स्कोप के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है और 3 ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो उसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग भी होगी और आपको कहा जाएगा कि आप मॉड्यूल्स वगैरह ऐड। आपने कोशिश जनाब ये करनी है कि जो भी वो कमेंट करते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, आपने अकड़ नहीं जाना वहां पे, लड़ाई नहीं शुरू कर देनी नहीं मेरा प्रोजेक्ट यही होगा। आपने उसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है। जो भी वो कमेंट दें या जो भी उनका फीडबैक हो, आपने क्या करना है
कि थोड़ा सा अच्छी तरह प्ले करना है। आपने कहना है सर हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज मेरे माइंड में नहीं थी, ये अब मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल लूंगी या डाल दूंगा जैसे भी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपने स्मार्टली प्ले करना है उनसे। ये नहीं करना कि हाँ जी सर मेरा प्रोजेक्ट यही है और मैं इसमें कोई चीज ऐड ही नहीं करूंगा, इसके अलावा जो आप कहेंगे वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, इस तरह की चीज नहीं करनी। अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो आपके मार्क्स पे पड़ता है। इसके अलावा आपसे कॉस्टिंग पूछ ली है, आपसे प्रोजेक्ट का स्कोप पूछ लिया। इसके बाद जो आते हैं वो थर्ड चैप्टर की तरफ वो आ जाते हैं, आपसे शेल विल स्टेटमेंट्स का पूछा जाता है। शेल विल स्टेटमेंट्स क्या होंगी, आपका सिस्टम क्या क्या काम करेगा, जो कि अल्टीमेटली बात वही आ रही है प्रोजेक्ट स्कोप पे, कि आपके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और वो मॉड्यूल क्या क्या काम करते होंगे, यूजर को रिपोर्ट्स क्या क्या मिला करेंगी, सिस्टम क्या करेगा, यूजर क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, कहीं पे अपनी एम्बिग्युइटी जो है वो आपने नहीं दिखानी, कंफ्यूज नहीं होना। जिस चीज के बारे में आपको एग्जैक्टली पता है वही चीज आपने बतानी है, सर ये ऐसे ऐसे है, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे काम करेगा, यूजर लॉगिन होगा वो ये वाला काम करेगा, सिस्टम प्रोसेस होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस जिसमें डेटाबेस रिक्वायर्ड नहीं है, आप डेटा स्टोर नहीं कर रहे, मेजॉरिटी एप्लीकेशंस में डेटाबेस रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जिनमें डेटाबेस रिक्वायर्ड नहीं है उनका डाटा मॉडल नहीं बनेगा। डाटा मॉडल उन एप्लीकेशंस का बनेगा जो कि वो 3 टियर आर्किटेक्चर वाली होंगी, कि ये क्लाइंट एंड है, एप्लीकेशन सर्वर है और डेटाबेस है। 3 टियर आर्किटेक्चर वाली एप्लीकेशंस में डाटा मॉडल बनेगा और उसमें बेसिकली आपने वही चीज बतानी होती है जो कि ERD के अंदर होती है। अच्छा, ERD पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, क्योंकि ERD को देखते ही आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्कोप जो है वो पता चल जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी ERD जो है वो करेक्ट है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कॉलेज भी विजिट कर सकते हैं और वैसे भी व्हाट्सएप पे या जूम पे मुझसे मीटिंग कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी ERD वगैरह आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है या नहीं है। इसके बाद जी आपसे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जाती है। तो तकरीबन ये जो वाइवा होता है ना, पर ग्रुप तकरीबन 15 से 20 मिनट लेता है, और अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा जो है वो टाइम ले लिया जाए। सो आपने जो है टाइम को उस हिसाब से हैंडल करना है। इसके बाद आपसे डायग्राम से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो आप मॉड्यूल्स बता रहे हैं आपकी डायग्राम भी उसी तरीके से बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मॉड्यूल्स कुछ और बताए हुए हैं या तरीकाकार कुछ और बताया हुआ है और आपकी डायग्राम्स में कुछ और लिखा हुआ है। आप अपनी स्टेटमेंट को अगर चले, शॉर्ट टाइम पे ये होता है बंदा कहीं से डॉक्यूमेंटेशन उठा लेता है या शॉर्टकट के लिए जो है वो नेट से डायग्राम्स वगैरह डाउनलोड कर ली, उसी को एज इट इज अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया, या नेट से देख के वही डायग्राम विजियो में बनाई और अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया। अलग अलग शॉर्टकट के तरीके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते भी रहे हैं और ये चल भी जाता है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं और जो आपका बयान है ये दोनों मिलने चाहिए। यानी कि जो यूज केस आप अपने प्रोजेक्ट में या डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है आपने आपने एग्जामिनर को एग्जैक्टली वही यूज केस बताना है कि यूजर ये काम कर सकता है। ऐसे ही सीक्वेंस डायग्राम होगी और तमाम ये और से रिलेटेड जो है वो डायग्राम चैप्टर 3 और 4 के अंदर गिवन है, आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो बनानी है। ओके, यूज केस मेक श्योर कि आपने एक डायग्राम जेनेरिक लेवल पे बनानी है, यानी कि आपने अपने सिस्टम का एक ओवरव्यू देना है, एक हाई लेवल यूज केस डायग्राम, और उसके बाद मल्टीपल यूज केस डायग्राम्स होंगी हर मॉड्यूल से रिलेटेड या हर यूज केस बनाए। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस डायग्राम्स भी कुछ ऐसी होती हैं कि आप जो है एक जेनेरिक ओवरव्यू दे रहे हैं अपने सिस्टम का और उसके बाद हर एक फंक्शनैलिटी की सीक्वेंस डायग्राम्स बनती हैं। तो इट डजंट मीन कि आपने एक डायग्राम बना ली है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। ठीक है, एक यूज केस बना ली है, एक सीक्वेंस बना ली है,
एक एक्टिविटी बना ली है वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं करना। आपने मल्टीपल बनानी है। एक जेनेरिक होगी जो कि पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी कि एक यूज केस, एक सिस्टम, एक स्टेट मशीन डायग्राम वगैरह वगैरह। तो ये सारी डायग्राम्स आपने बनानी है, एक एक जेनेरिक और मल्टीपल आपके मॉड्यूल्स के मुताबिक। सो आई होप कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड जो क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बहरहाल मैंने इनको ज्वाइन करवा दिया, मे बी किसी और की आईडी को वो इस्तेमाल कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो भी आपके माइंड में एम्बिग्विटीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि बाकी लोगों का भी जो है वो क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्या करना है और कैसे कैसे करनी है चीज़ों को। ये मीटिंग मैं अभी एंड कर रहा हूँ, आपने सेम लिंक को रीज्वाइन कर लेना है। सर 10 मिनट ब्रेक तो दे दें। नाश्ते की ब्रेक दे दें आपको? चलें ठीक है। सर नेक्स्ट आप सेशन जो है वो 11 कितने में करें, 11:50 पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी? ओके सर, थैंक यू। चले, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट में आई थिंक कवर हो सकता है। सर मुझे कंफ्यूजन थी कल हाँ जी। डायग्राम से रिलेटेड, वो अगर बता देना सर। एक है हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हाँ और जी। एक है सिर्फ सीक्वेंस डायग्राम, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, सिस्टम ये सीक्वेंस काइंडली डायग्राम जो बता है ना, वो मैंने वही बात की है कि एक जेनेरिक होगी जो कि ओवरव्यू देगी, हाई लेवल सीक्वेंस डायग्राम समझ लें, जो कि आपको पूरे सिस्टम को बता रही होगी कि आपके सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और सीक्वेंसेस कैसे चल रहे हैं। सर ये तो दोनों सेम ही हो गई ना, मतलब ऐसे जैसे हम बनाते हैं कि सारी उसकी क्लासेस लिखी हैं, नीचे उसकी वो लाइफ साइकिल और सारी उसके फिर लिंक करवा दिए, तो दोनों सेम ही है। मैंने काफी सर्च किया, मुझे नहीं मिला कि इन दोनों में नहीं, क्या मैं ये डिफरेंस कह रहा हूँ, होगा। देखें दोबारा सुने। आपका है जी फूड, कौन सा था प्रोजेक्ट? सर डोनेशन सिस्टम। हाँ, फूड डोनेशन सिस्टम। फूड डोनेशन सिस्टम में आपने ओवरव्यू एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में कंप्लीट सीक्वेंस बताया हुआ है कि यूजर कैसे कैसे काम करेगा, पहले ये होगा, उसके बाद सिस्टम ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा वगैरह वगैरह, आपने सीक्वेंस बना दिया। वो जेनेरिक है, वो पूरे प्रोजेक्ट की एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। इसके अलावा जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं आपके, लेट्स से कि एक यूजर ने फूड को डोनेट करना है, तो उसका अलग से सीक्वेंस होगा। आपने लॉगिन किया है या रजिस्टर किया है, उसका अलग से सीक्वेंस होगा, ऐसे ही है ना? तो ये छोटे जी छोटे जी। सीक्वेंस डायग्राम होंगे। एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो जेनेरिक लेवल पे होगी कि पूरे प्रोजेक्ट की सीक्वेंस को आप रिप्रेजेंट करें। उसमें आपने ओके सर, ये कवर हो गया डेप्थ सर, में हो नहीं गया जाना। कवर ये। जी सर सर, जी डन ये हो गया 25 सर। हिसाब एक का और होगा एक ही दिन में? जनाब 25 से चलेगा, 3rd 5th 7th के प्रैक्टिकल्स हैं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि पहले 7th को लेके आते हैं, फिर 5th और फिर 3rd को इकट्ठे चला लेते हैं। अभी कोई शेड्यूल हमें नहीं मिला। 1 मिनट रह गया, इंशाल्लाह 11:50 पे क्लास स्टार्ट करें। ओके सर, बहुत शुक्रिया।